अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपके एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से रिलेटेड है। एक्सपेरिमेंट का टाइटल है डिटर्मिनेशन ऑफ Fe+2 इन द गिवन सैंपल सॉल्यूशन। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस आप करने जा रहे हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस इस किस्म का एनालिसिस होता है जिसमें आप किसी भी केमिकल स्पीशी की क्वांटिटी या अमाउंट डिटरमिन करते हैं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए आप डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो मेथड आप यूज करने जा रहे हैं वो है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स वो मेथड होते हैं जिनमें आप टाइट्रेशंस परफॉर्म करते हैं और वॉल्यूम की मदद से कैलकुलेशन करते हैं और फाइनली केमिकल स्पीशी जो सैंपल में मौजूद होती है उसका अमाउंट डिटरमिन करते हैं या उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप डिटरमिन करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये है कि जो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है वो रिडॉक्स रिएक्शन है। So, तीन important point हो गए. This experiment is based upon quantitative analysis. We will use volumetric method, and the type of chemical reaction involved is redox reaction. Now, redox reactions क्या होते हैं? Redox reactions वो reactions होते हैं जहां reduction और oxidation ये दो processes simultaneously हो रहे होते हैं. Basically अगर आप देखें तो word redox reduction और oxidation को merge करके बनाया गया है. Reduction वो process है जिसके दौरान गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसके दौरान लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब दो केमिकल स्पीशीज, ऐसी केमिकल स्पीशीज जो आपस में रिएक्ट करती हैं, एक केमिकल स्पीशी अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करती है और दूसरी केमिकल स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, तो हम कहते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों प्रोसेसेस साथ साथ हो रहे हैं। लिहाजा नेट रिएक्शन जो होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सो इस एक्सपेरिमेंट में रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है। केमिकल स्पीशीज के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, इसलिए आपको रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिडॉक्स रिएक्शन में जो दो केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं उनमें से एक केमिकल स्पीशी को रिड्यूसिंग एजेंट और एक को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसी केमिकल स्पीशीज हैं जो दूसरी केमिकल स्पीशीज को रिड्यूस करने की एबिलिटी रखती हैं, जबकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे केमिकल स्पीशीज हैं जो दूसरे केमिकल स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करने की एबिलिटी रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के दरमियान होने वाला रिएक्शन है, या हम ये कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसके दौरान रिडक्शन और ऑक्सीडेशन ये दोनों रिएक्शंस साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस एक्सपेरिमेंट में हम एक केमिकल यूज करेंगे जिसका नाम है KMnO4। फॉर्मूला है KMnO4 और उसका जो नेम है वो है पोटाशियम पर मैग्नेट। ओके, पोटाशियम पर मैग्नेट एंड फॉर्मूला इज KMnO4। नाउ पोटाशियम पर मैग्नेट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड। क्वेश्चन अराइजेस व्हाई पोटाशियम पर मैग्नेट एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। सेकेंडरी स्टैंडर्ड ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है। ओके, सो नीचे आपको दो केमिकल इक्वेशंस नजर आ रही हैं। दो रीजंस यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगी। फर्स्ट वन पहले आप ये देखिए कि पोटाशियम पर मैग्नेट KMnO4 को जब हम के अंदर ये जो आयन है MnO4 नेगेटिव आयन, ये पर मैग्नेट आयन कहलाता है। होता यह है कि सनलाइट के लाइट की प्रेजेंस के अंदर पोटाशियम पर मैग्नेट ऑटो डिकम्पोज होता है। ऑटो डिकम्पोज होने का मतलब खुद ब खुद किसी दूसरी स्पीशी में कन्वर्ट हो जाना, तो इसे ऑटो डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब आप रिएक्शन देखिए कि पोटाशियम पर मैग्नेट में पर मैग्नेट आयन MnO4 नेगेटिव आयन लाइट की प्रेजेंस में मैग्नेट आयन MnO4-2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑटो डिकम्पोजिशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इस तरह से होता यह है कि पोटाशियम पर मैग्नेट की कॉन्सेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। दूसरी वजह जिसकी वजह से हम कहते हैं कि KMnO4 एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है, वो क्या है? हम वाटर को सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं बहुत से सॉल्यूशंस बनाने के लिए लैब में। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन देखिए, पोटाशियम पर मैग्नेट जब आप इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना देता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ये है MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2।
ब्राउन कलर के इसके प्रेसिपिटेट होते हैं। इट मींस अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो सॉल्वेंट यानी जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर देता है। तो इससे पहले कि आप पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन किसी और केमिकल स्पीशीज से करवाएं, वो सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट करके उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो कंज्यूम होने लगता है। सो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि KMnO4 एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। मीन्स उसकी कॉन्सेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ। पहला ये कि पोटेशियम परमैंगनेट लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर मैग्नेटाइन बना देता है, जिसे उसका ऑटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। दूसरा ये कि जब पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन बनाने के लिए आप वाटर यूज करते हैं तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करके भी कुछ प्रोडक्ट्स बना देता है। इन वजूहात की बिना पर होता यह है कि बतौर मजमूई पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं रहती जिस कॉन्सेंट्रेशन का हमने उसे बनाया होता है। तो अब हमें क्या करना होता है, जिस वक्त हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उस टाइम पर पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करनी होती है। और वो प्रोसेस जिसके जरिए हम किसी भी अननोन की कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं उसे स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं। ठीक है। Now, next important thing, chemical equations जो इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट जो है वो आप स्टेप परफॉर्म करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट को करने के लिए आप ऑक्सैलिक एसिड को यूज करेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान रिएक्शन होगा पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के दरमियान। इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सैलिक एसिड होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, एज अ रिजल्ट जो रिएक्शन है वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो आप ये देखिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। 2MnO4 नेगेटिव, ये परमैंगनेटाइन पोटेशियम परमैंगनेट से आता है, प्लस 16H पॉजिटिव, ये हम एसिड प्रोवाइड करेंगे, प्लस 5 ऑक्सिलेट C2O4-2, ये आयन कहां से आ रहा है, ऑक्सैलिक एसिड से आ रहा है। ये रिएक्ट करेंगे, एज अ रिजल्ट आपके पास 10 कार्बन डाइऑक्साइड, 2Mn+2 आयंस और 8 वाटर बनते हैं। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेस की, जब रिएक्शन होगा पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के दरमियान। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम परमैंगनेट है, रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि परमैंगनेट आयन जो है इसके अंदर Mn मैग्नीज जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, जिसकी वजह से ये जो परमैंगनेट आयन है ये आपके पास क्या होता है, पिंक कलर का होता है। जब प्रोडक्ट बनती है तो प्रोडक्ट में मैग्नीज Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यानी उस पर जो चार्ज है वो +2 है, और Mn+2 जो है वो कलरलेस होता है। ठीक है ना, यहीं पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती जाऊं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप कोई एक्सटर्नल इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। पोटेशियम परमैंगनेट की खास बात यह है कि पोटेशियम परमैंगनेट इटसेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर। किस तरह से वो इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करेगा, ये जो स्टैंडर्डाइजेशन की इक्वेशन है इससे आप इस चीज को समझ लीजिए। जैसे कि मैंने कहा परमैंगनेट आयन में मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो परमैंगनेट आयन जो है इसका कलर पिंक होता है। प्रोडक्ट में जो मैग्नीज है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कलरलेस होती है। जिस वक्त आप रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट के दरमियान, सारे का सारा ऑक्सैलिक एसिड रिएक्ट कर जाएगा परमैंगनेट के साथ इस खास मोल रेशो में और ये प्रोडक्ट बन जाएगी। तो उस वक्त जैसे ही आप एक ड्रॉप परमैंगनेट का यानी पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सेस में डालेंगे तो आपका जो पूरा सोल्यूशन है वो पिंक हो जाएगा। यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट इटसेल्फ एक्ट एज एन इंडिकेटर। एंड पॉइंट पर पिंक कलर जो प्रोड्यूस होगा वो एक्सेस ऑफ परमैंगनेट आयंस की वजह से प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, एस्टिमेशन ऑफ Fe+2 इन द गिवन सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल एनालिसिस जब आप कर रहे होंगे, सैंपल में Fe+2 आपको डिटरमिन करना है, तो आप जब सैंपल में टाइट्रेशन करेंगे तो उस वक्त जो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा वो ये रिएक्शन होगा। MnO4 नेगेटिव परमैंगनेट आयन रिएक्ट करेंगे Fe+2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ 8 प्रोटॉन
और एज अ रिजल्ट Fe+3 Mn+2 और वाटर बनेगा। इस रिएक्शन के अंदर पोटाशियम पर मैग्नेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि Fe+2 जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, अगेन द रिएक्शन इज बिटवीन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, लिहाजा हम इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आप देखिए कि रिएक्शन बुनियादी तौर पर स्टैंडर्डाइजेशन में पोटाशियम पर मैग्नेट और ऑक्सैलिक एसिड के दरमियान हो रहा है। इन केस ऑफ एस्टिमेशन पोटाशियम पर मैग्नेट और Fe+2 के दरमियान हो रहा है। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कीजिए, आपको यहाँ प्रोटॉन्स लिखे नजर आ रहे हैं। ये प्रोटॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन प्रोटॉन्स की एब्सेंस में ये पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकता। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शंस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। कोई भी केमिकल स्पीशी आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करती है ना तो गेन करती है दूसरी केमिकल स्पीशी। तो रेडॉक्स रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस सेट करनी होती हैं। अब जब हम इन्हें लैब में परफॉर्म करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो कि होता है एनवायरनमेंट में हमारे, उसी पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फिर किस तरह से हम केमिकल स्पीशीज के दरमियान में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस करवाएं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आप जो है वो पर्टिकुलर मीडियम प्रोवाइड करें। इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड है, तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे ये प्रोटॉन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इन दोनों केमिकल स्पीशीज में रिएक्शन हो जाए। सेम फॉर एस्टिमेशन स्टेप, पोटाशियम पर मैग्नेट और Fe+2 के दरमियान रिएक्शन करवाने के लिए हम ये जो 8 प्रोटॉन्स हैं ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हुए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैलकुलेशंस में आप इस्तेमाल करते हैं एक रेशो जिसे हम मोल रेशो कहते हैं। मैं इस एक्सपेरिमेंट में आपको यही बताते जाऊं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट में जो केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व है इसको आप यही देख लीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पोटाशियम पर मैग्नेट और ऑक्सैलिक एसिड के दरमियान क्या मोल रेशो है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 7 लिखे हुए जो कोफिशिएंट है वो नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो 2 मोल्स पोटाशियम पर मैग्नेट के रिएक्ट करते हैं 5 मोल ऑक्सैलिक एसिड के साथ। इसका मतलब इस इक्वेशन से हमें यह पता चला कि मोल रेशो बिटवीन पोटाशियम पर मैग्नेट एंड ऑक्सैलिक एसिड 2:5 है। 2 मोल्स पोटाशियम पर मैग्नेट के हैं और 5 मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के हैं। ये मोल रेशो जहन में रखिएगा, ये हम कैलकुलेशंस के दौरान इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एस्टिमेशन के स्टेप में भी मैं मोल रेशो आपको बता दूं, सीधा केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब 1 है। सो 1 मोल ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ Fe+2। इट मींस द मोल रेशो बिटवीन पोटाशियम पर मैग्नेट एंड Fe+2 इज 1:5। 1 पोटाशियम पर मैग्नेट है और 5 क्या है, Fe+2 है। ओके, अब हम प्रोसीजर की तरफ चलते हैं, आपको किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। साइड बेंच पर हम आपको स्टॉक सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले तो जैसे आपको स्टैंडर्डाइजेशन करनी है ना, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आपको 2 सोल्यूशन बनाने हैं। पहला सोल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का होगा और दूसरा सोल्यूशन पोटाशियम पर मैग्नेट का होगा। साइड बेंच पर एक बड़ा बीकर रखा होगा और वो बड़ा बीकर उसे हमने लेबल किया होगा, उसमें कलरलेस सोल्यूशन होगा ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में भी सीखा कि वो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है, उसकी कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज नहीं होती। इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको 0.05 मोलर ऑक्सैलिक एसिड का स्टॉक सॉल्यूशन बनाकर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आपको करना यह है कि 5 ml सॉल्यूशन पाइप इट आउट करना है और ट्रांसफर करना है अपनी वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 50 ml की। ये जो फ्लास्क है ये क्या कहलाती है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहलाती है। और हमने आपको 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क प्रोवाइड की हुई है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क और भी मुख्तलिफ साइजेस में आती है, लेकिन हम यहाँ पे 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपने 5 ml पाइप इट आउट करना है ऑक्सैलिक एसिड स्टॉक सॉल्यूशन से, ट्रांसफर करना है 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। उसके बाद आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है। कितना डिस्टिल्ड वाटर डालना है, यहाँ तक कि इस फ्लास्क के ऊपर जो मार्क है, जो निशान है, वो उसको टच करे। और तरीका ये होता है कि कलरलेस सॉल्यूशन की लोअर मिनिस्कस देखी जाती है। आप अपने आई लेवल पर लाकर इस फ्लास्क को देखेंगे और लोअर मिनिस्कस उस मार्क को जब टच कर रही होगी, इसका मतलब आपने इनफ वाटर ऐड कर दिया है। फाइनली आपको स्टॉपर लगाकर या थंब रखकर इस सॉल्यूशन को अच्छी तरह से शेक करना चाहिए, ताकि ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, जिसे हम वर्किंग स्टैंडर्ड कहेंगे या आपका डाइल्यूटेड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन कहेंगे, वो होमोजीनस हो जाए। होमोजीनस का मतलब सारे के सारे मोल्स ऑक्सैलिक एसिड के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे वाटर के अंदर। ठीक है, तो ये जो स्टेप कहलाएगा, ये कहलाता है डाइल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन। आपने स्टॉक सॉल्यूशन ऑक्सैलिक
ऑक्सैलिक एसिड का, उसमें से कुछ वॉल्यूम लिया और आपने वाटर ऐड करके 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो अपना वर्किंग स्टैंडर्ड बनाया, ये पूरा प्रोसेस डाइल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप में आपने प्रिपेयर करना है पोटाशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। साइड बेंच पर पोटाशियम परमैंगनेट का स्टॉक सॉल्यूशन रखा होगा और उसके साथ ग्रेजुएटेड साइलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आपको करना ये है कि आप देख रहे होंगे जैसा कि कलर से दिखाया जा रहा है कि जो स्टॉक सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो पर्पल कलर का या पर्पलिश पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है पोटाशियम परमैंगनेट का, और जब वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो काफी डार्क नजर आ रहा है आपको। ठीक है, आपने करना यह है कि ग्रेजुएटेड सिलेंडर में 20 ml पोटाशियम परमैंगनेट लेना है, उसको ट्रांसफर कर देना है अपने पास बड़े बीकर के अंदर, जो आपको बड़ा बीकर दिया जाए, और ट्रांसफर करने के बाद आपने वाटर ऐड करना है। बीकर पर जो मार्क्स लगे हुए हैं कितना वाटर ऐड करना है, 200 ml तक आपने वाटर ऐड करना है। इस सॉल्यूशन को बनाते हुए आपको बहुत एक्यूरेसी दिखाने की जरूरत नहीं है, यानी अगर वाटर थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा डल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि पोटाशियम परमैंगनेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, आपको उसे टाइट्रेट करके स्टैंडर्डाइज करके ही फाइंड आउट करना है कि इस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। सो ये स्टेप है आपका डाइल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। ठीक है, जिसमें आपने 20 ml ग्रेजुएटेड सिलेंडर की मदद से लेकर अपने पास बीकर में ट्रांसफर किया, वाटर ऐड किया, कहां तक, 200 ml के मार्क तक। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये बताती जाऊं कि जो कलर्ड सॉल्यूशंस होते हैं उनकी अपर मेनिस्कस देखी जाती है। ठीक है, तो इन केस ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट जो कि पर्पलिश पिंक या पिंक कलर का सॉल्यूशन है, उसमें आपने अपर मेनिस्कस को देखना है कि वो मार्क को टच करे। फिर आपको एस्टिमेशन के स्टेप के लिए जो सॉल्यूशन बनाना है वो Fe+2 का सॉल्यूशन है, यानी दूसरे अल्फाज में आपका सैंपल सॉल्यूशन है, तो ये स्टेप डाइल्यूशन ऑफ Fe+2 या सैंपल सॉल्यूशन कहलाएगा। साइड बेंच पे हम आपको सैंपल सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आपको 5 ml सैंपल सॉल्यूशन पाइपेट आउट करना है, ट्रांसफर करना है 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर। ठीक है, उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर डालना है और वॉल्यूम मेकअप करना है अप टू द मार्क। वॉल्यूम मेकअप करना अप टू द मार्क का मतलब इतना डिस्टिल्ड वाटर डालना है कि आपके पास ये जो फ्लास्क है इस पे लगे हुए मार्क को लोअर मेनिस्कस टच करे। एक्चुअली Fe+2 का जो सैंपल है इसका कलर लाइट ग्रीन, बहुत ही लाइट ग्रीन आपको नजर आएगा। जब आप डाइल्यूशन करेंगे तो ऑलमोस्ट आपको कुछ कलरलेस जैसा ही फील होगा, यही वजह है कि आप उसकी लोअर मेनिस्कस ही ऑब्जर्व कर लीजिए। ठीक है, तो टोटल 3 सॉल्यूशंस आपको चाहिए अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए। वर्किंग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट का, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अपने सैंपल का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप अब आप क्या करेंगे कि ब्यूरेट जो आपने पहले से वॉश किया हुआ है, अब आप उसमें पोटाशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को फिल करेंगे। और ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जो सॉल्यूशन आपको ब्यूरेट में फिल करना हो आप उससे भी ब्यूरेट को रिंस कर लें। तो बहुत थोड़ा सा 1 ml के करीब पोटाशियम परमैंगनेट डाल के आप पूरे ब्यूरेट को उससे रिंस कर लीजिए, और फाइनली आप जो आपका बीकर में बनाया हुआ कौन सा पोटाशियम परमैंगनेट लेना है, ये वाला जो आपने खुद बनाया है वर्किंग सॉल्यूशन डाइल्यूशन के बाद, इसको आपने अब फिल कर देना है किसमें, ब्यूरेट के अंदर। और ब्यूरेट में फिल करने के बाद आपने ख्याल रखना है ब्यूरेट का ये पोर्शन जो है वो जेट कहलाता है, और अगर आप क्लैंप को प्रेस करें तो सॉल्यूशन ऊपर से नीचे आता है और जेट में फिल हो जाता है। ये बहुत जरूरी है कि ये जेट जो है वो फिल हो आपके उस सॉल्यूशन से जो आप ब्यूरेट में फिल कर रहे हैं। अगर ये जेट एम्प्टी होगा तो आपकी ब्यूरेट रीडिंग गलत होगी। ठीक है, तो अच्छी तरह से ब्यूरेट में सॉल्यूशन फिल करने के बाद जेट में सॉल्यूशन फिल हो जाए, एयर बबल्स रिमूव हो जाएं जेट में से, तो आप इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लीजिए कि क्या है। सपोज करते हैं 2.5 है। ठीक है, तो आप ये साथ में देखिए ऑब्जर्वेशन कॉलम भी, जहां हम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कंज्यूम नोट करेंगे, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, डिफरेंस एंड देन कंकॉर्डेंट रीडिंग। ठीक है, इनिशियल रीडिंग सपोज 2.5 है। अब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, कोनिकल फ्लास्क जो आपकी वॉश्ड और रिंस्ड है वो आपने लेनी है, और कोनिकल फ्लास्क के अंदर अब आपने अपना जो वर्किंग स्टैंडर्ड आपका ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन है वो लेना है। उसमें से आपने 10 ml
ट्रांसफर करना है कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, आई रिपीट, यहाँ आप मिस्टेक करते हैं, दोबारा आप स्टॉक सोल्यूशन लेने चले जाते हैं, जो गलत है। अपने पास वर्किंग स्टैंडर्ड सोल्यूशन के डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस बनाने के बाद अब आपका स्टॉक सोल्यूशन से कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब आपने जो सोल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का 50 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में बनाया है, उसमें से आप 10 ml पाइपेट आउट कीजिए, ट्रांसफर कीजिए कोनिकल फ्लास्क में। इसके अलावा अब आप उसमें ऐड कीजिए ग्रेजुएटेड सिलेंडर की मदद से 10 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। साइज बेंच पर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ग्रेजुएटेड सिलेंडर की मदद से 10 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप ट्रांसफर कीजिए। ठीक है, तो दो चीजें इस वक्त इस कोनिकल फ्लास्क में, एक 10 ml डाइल्यूटेड ऑक्सैलिक एसिड सॉल्यूशन जो आपने बनाया, ठीक है, और जो पाइपेट की मदद से आपने ट्रांसफर किया, दूसरा इसके अंदर 10 ml सल्फ्यूरिक एसिड है। नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि ये कोनिकल फ्लास्क अब आपको इसके सॉल्यूशन को जो है वो हीट करना है। ठीक है, आप बर्नर ऑन कीजिए और बर्नर ऑन करने के बाद इस तरह से ये ट्राइपॉड स्टैंड लैब में दिया होता है, उसके ऊपर आप फ्लास्क रख दीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहें तो आप इस फ्लास्क को हाथ से पकड़कर डायरेक्टली भी, यानी ट्राइपॉड स्टैंड यूज किए बगैर डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर कर सकते हैं, ताकि सॉल्यूशन या कंटेंट्स जो है कोनिकल फ्लास्क के जल्दी हीट अप हो जाएं। आपने सॉल्यूशंस को इतना हीट करना है कि उनका टेम्परेचर तकरीबन 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे पता चलेगा आपको कि आपके कंटेंट्स का जो कोनिकल फ्लास्क में है उनका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है? आप नोट करेंगे कि ये जो जगह है, ये वॉल्स और कोनिकल फ्लास्क की उसकी जो नेक है, यहाँ पर आपको कुछ वेपर्स बनते हुए फील होंगे, विच इज एन इंडिकेशन के जो टेम्परेचर है कंटेंट्स का वो 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। ठीक है, और बॉइल नहीं करना। ठीक है, ओके, सो मेक श्योर कि आपने 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया है। उसके बाद क्विकली यही हॉट कंटेंट्स जो हैं उनको आपने टाइट्रेट करना शुरू कर दिया है। ब्यूरेट आपने पहले से स्टैंड पे लगाया हुआ है, अब आप ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो सोल्यूशन ऐड करते जाइए और KMnO4 ऐड करने के साथ साथ आप कंटेंट्स को शेक करते जाइए। जरा क्विकली काम कीजिए, इसलिए कि आपके जो कंटेंट्स हैं कोनिकल फ्लास्क के, वो उनका टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, वो तकरीबन 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहना चाहिए टाइट्रेशन को परफॉर्म करने के दौरान। तो अगर आप देर लगाएंगे ना तो ये रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। ओके, अब आप ऐड कंटिन्यू द एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द ब्यूरेट, यहां तक के आपके पास एंड पॉइंट आ जाए। एंड पॉइंट कैसे पता चलेगा? पिंक कलर आ जाएगा आपके पास। इनिशियली आपके पास फ्लास्क में ऑक्सैलिक एसिड था, उसका कोई कलर नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला हुआ था, कोई कलर नहीं होता, तो आपका कलरलेस टू पिंक होगा। चेंज, जो कलर चेंज आएगा वो क्या होगा? एंड पॉइंट पर आपके पास पिंक कलर आएगा। जैसे कि मैंने बताया, ये जो पिंक कलर है ये एक्सेस ऑफ परमैंगनेट आयन की वजह से आता है। फाइनल ब्यूरेट रीडिंग नोट कर लीजिए, यहां लिख दीजिए। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, डिफरेंस आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टैंडर्डाइजेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप एस्टिमेशन का स्टेप है, वो किस तरह परफॉर्म करेंगे? आपका जो ब्यूरेट है आप उसे रीफिल कर लीजिए, इसलिए कि स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो कंज्यूम हुआ होता है। ठीक है, और फिर अब आप क्या करेंगे? अब आपने जो अपना सैंपल सोल्यूशन डाइल्यूटेड बनाया है उसमें से 10 ml सैंपल सोल्यूशन पाइपेट आउट करेंगे, कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर की मदद से 10 ml डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे और इसको टाइट्रेट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट से। ठीक है, यहां तक के पिंक कलर आ जाए। सो इनिशियल रीडिंग, फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस आ जाएगा और इस तरह से आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। एक मेजर डिफरेंस आप जो देख सकते हैं वो ये है कि एस्टिमेशन के स्टेप के दौरान आपको कंटेंट्स को हीट नहीं करना है, जबकि आप स्टैंडर्डाइजेशन करते हुए आपको कंटेंट्स को हीट करना है। अच्छा, इसका मैं लॉजिक एक्सप्लेन किए देती हूँ और उसके लिए मैं क्वेश्चंस की तरफ दोबारा जाती हूँ। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन में ये जो रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के दौरान, दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी विच इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द रिएक्शन, व्हाट वी डू, वी हीट द कंटेंट्स। ठीक है, हम कंटेंट्स को हीट करते हैं और हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट और ऑक्सैलिक एसिड के दरमियान जो कि स्लो है वो जरा तेजी से हो जाए रूम टेम्परेचर पर। और अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो प्रोटॉन्स हैं वो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके प्रोवाइड किए हैं। इन केस ऑफ सैंपल सोल्यूशन का जब हम एनालिसिस करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट और Fe+2 के दरमियान जो रिएक्शन हो रहा है वो रूम टेम्परेचर पर बहुत आसानी से हो जाता है। यही वजह है कि हमें यहाँ हीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सपेरिमेंट नंबर 2।